दोस्तों, हमने पहली इजराइल और हमास के वॉर की वीडियो में आपको बता ही दिया था कि कैसे हमास ने 7 अक्टूबर को सुबह से ही इजराइल के ऊपर लगातार हमला किया, उनकी बॉर्डर को तोड़ दिया, इजराइल के लोगों को कैप्चर कर लिया और 1300 से भी ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई और हॉस्टेज को हमास के मिलिटेंट पकड़कर गाजा ले गए ताकि आगे जाकर वो इजराइल के साथ नेगोशिएट कर सके। इसके अलावा इजराइल में बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जिस वजह से हमास के इस हमले को एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया है और कई देश इजराइल के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। जवाब में इजराइल ने भी गाजा पर जोरदार हमला किया और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 1900 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जा चुके हैं। यहाँ भी औरतें और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने गाजा का खाना, पानी और बिजली तीनों चीजों की सप्लाई रोक दी है, जिस वजह से वहाँ भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास ने आखिर इजराइल पर हमला किया ही क्यों, या फिर इससे पहले वो हमला करता ही क्यों। गाजा अब ये एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे जो नहीं जानता था अब वो अच्छे से जानने लगा है, और जब गाजा का नाम आता है तो सबके मन में उसके साथ साथ ख्याल आता है हमास का। लेकिन गाजा में रहने वाले लोग, उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये कभी दिमाग में आता ही नहीं है, और इसकी वजह है मीडिया। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाता है जिससे उन्हें टीआरपी मिलनी है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो हमास है उसकी वजह है इजराइल, क्योंकि हमास को बनाने वाला और फंड करने वाला इजराइल ही है। इसकी बात भी हम आगे वीडियो में करेंगे। उससे पहले बात करते हैं गाजा में रहने वाले लोगों की सिचुएशन की, जहां एक तरफ इजरायली अपनी लाइफ बड़े आराम से गुजार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस की जिंदगी में हद से ज्यादा तकलीफें बढ़ रही हैं, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। पिछले 16 सालों से गाजा को इजराइल ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वहां के लोगों के लिए जरूरत की चीजों तक का खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह जगह पूरी तरह से दुनिया से ब्लॉक है, जहां कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इस जगह की हालत इतनी ज्यादा बद से बदतर है कि दुनिया के ढेर सारे संगठन ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने भी गाजा को नर्क से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कहीं नर्क है तो वो गाजा में है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने साल 2012 में इजराइल को इस बात की चेतावनी दी थी कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए जो भी इजराइल के नियम कानून हैं उन पर बदलाव करना पड़ेगा, वरना 2020 तक ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। और आज 2023 है और हकीकत में जो दुनिया के लोग इजराइल को गाजा के बारे में कह रहे थे वो एक तरह का अलार्म था कि वहाँ के हालात बद से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं और चीजें हाथ से निकल सकती हैं, और बिल्कुल यही हुआ। अब गाजा में इजराइल की घेराबंदी तब शुरू हुई जब हमास ने 2007 में पैलेस्टाइन में इलेक्शन जीतकर 1 साल बाद गाजा पर कब्जा कर लिया। अब हमास की शुरुआत 1980 में यहीं गाजा से हुई थी और उसके बाद यहाँ इजराइल का कब्जा हो गया। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। इसका सीधा सा लक्ष्य है पूरे पैलेस्टाइन को आजाद कराना, और 1948 में जब इजराइल देश बना था तब वहां से जो पैलेस्टीनियंस को उनके घर से भगा दिया गया था उनको उनकी जगह वापस दिलाना। और ये सब करने के लिए उनका सिर्फ एक ही गोल है, सिर्फ और सिर्फ वॉर और वायलेंस, और इनके इसी तरीके की वजह से आज ये एक आतंकवादी संगठन है। अब अगर गाजा के लोगों के ऊपर वापस आए तो हमास के वहां होने की वजह से इजराइल ने गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों की जिंदगी नर्क बना डाली, क्योंकि इजराइल ने वहां 16 सालों से घेराबंदी करके रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल सरकार उनकी लाइफ की हर एक चीज कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से वहां रहने लग रहे आम लोगों की जिंदगी भी खराब हो रही है। उनके लिए एक मानवीय आपदा पैदा हो गई है। वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई है, क्योंकि इजराइल ने उनको इस तरह से ब्लॉक किया है कि वो वहां से बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वहां के ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं या खाली हैं। मेडिकल सिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल यहाँ लिमिटेड चीजें ही देता है। लिमिटेड बिजली, दवाई, फ्यूल, यहाँ तक कि पानी भी इजराइल लिमिटेड मात्रा में ही देता है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2008 की इस रिपोर्ट में साफ साफ दावा किया गया है कि इजराइल गाजा में रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले फूड को एवरेज कैलोरी काउंट के हिसाब से सप्लाई करता है। मतलब इजराइल में वहाँ लोगों को सिर्फ भूख के हिसाब से ही फूड सप्लाई करता है, ताकि कोई भूखा न मरे और उसकी इंटरनेशनली बेइज्जती ना हो। अगर किसी को ज्यादा खाना खाना है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अब गाजा की आबादी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी जेरूसलम गए ही नहीं। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों से कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। बचपन से ही उन्होंने बम विस्फोट देखा, वॉर देखा, अपने घरों को उजड़ता हुआ देखा। उनकी आंखों के सामने हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। फॉर एग्जाम्पल 2014 की इजराइल द्वारा की गई बमबारी में 2291 लोगों की मौत हो गई।
जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे और करीब 300 औरतें थीं, जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में 72 लोग मारे गए, जिसमें 66 लोग मिलिट्री से थे। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बाद भी इसराइल ने गाजा के ऊपर लगे अपने कंट्रोल को नहीं हटाया और इसी चीज से आजादी पाने के लिए 2018 में वहां सिविलियंस ने शांति से हर फ्राइडे प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट ऐसे ही नॉन वायलेंटली 2 सालों तक चला। लेकिन इससे मिला क्या? इजरायली सोल्जर्स ने वहां गोलीबारी कर दी। जो भी लोग इजरायली सोल्जर्स के करीब आने की कोशिश करते, ये सोल्जर्स उन्हें गोली मार देते, जिस वजह से वहां हजारों लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट। यहाँ तक कि हमास के वहां कब्जा करने से पहले ही 1990 में इसराइल ने वहां घेराबंदी करके रखी थी। इसका मतलब ये था कि आम पैलेस्टीनियंस को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उनके पास इजरायली अथॉरिटी द्वारा रेयर परमिट कार्ड न हो। अब रेयरली इसीलिए कहा क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसराइल ये परमिट देता था और बिल्कुल वही पॉलिसी उन पैलेस्टीनियंस के ऊपर भी लागू होती है जो वेस्ट बैंक वाले एरिया में रहते हैं, जो पिछले 50 सालों से ज्यादा से चली आ रही है। दुनिया भर के कई मानवाधिकार ग्रुप्स ने शिकायत की है कि इसराइल वहां रह रहे पैलेस्टीनियंस के साथ गलत व्यवहार करता है, उनके लिए अलग और इजरायली लोगों के लिए अलग नियम कानून बनाकर रखे हैं, या यूं कहें कि पैलेस्टीनियंस अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल दुनिया का एक अकेला देश है जो लाखों लोगों को उनके अधिकारों और सिटीजनशिप से वंचित रखता है जिन पर वो रूल कर रहा है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ के तहत 56 सालों से इसराइल का पैलेस्टीनियंस लोगों के ऊपर इलीगल कब्जा है, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। और इसी चीज का विरोध कई सालों से हमारा भारत भी करता आ रहा है। भारत हमास और आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पैलेस्टीनियंस लोगों के हमेशा सपोर्ट में रहा है। और अगर बात करें पैलेस्टीनियंस लोगों की, हमास की नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियंस की, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी अपनी जमीनों को वापस पाने के लिए, जिन पर इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है, उनको पाने के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, बल्कि दिन ब दिन इजराइल उनकी और जमीनें हड़पता गया और जबरदस्ती उनके गाँव को खाली कराता चला गया। अब इजराइल ने कैसे पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से निकाल कर कब्जा किया, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके लगातार बढ़ते कब्जे की ही वजह से वहां रहने लग रहे फिलिस्तीनियों की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती चली आ रही है। और इसकी असली वजह है नेतन्याहू गवर्नमेंट, जिसमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस शामिल हैं जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, जिनका सोचना है कि इजराइल को पूरी तरह से ज्यूश लोगों का ही होना चाहिए और इसके लिए वो फिलिस्तीनियंस की आबादी कम करते आए हैं उनको मारकर। यहाँ तक कि उनकी सोच ये भी है कि पूरे पैलेस्टीनियंस शहरों को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ तक कि 2023 में ही हमास के हमले से पहले इन्होंने वेस्ट बैंक के एरिया में मौजूद कई फिलिस्तीनियन विलेज पर हमला किया, उन लोगों को उकसाया और इंटरनेशनल अथॉरिटी द्वारा सवाल किए जाने पर इजरायली ऑब्जर्वेशन हमेशा अपने ऊपर हुए ईस्टर्न यूरोप में अत्याचारों का विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आर्म्ड इजरायली लोगों ने वहां मौजूद घरों को तोड़ा, गाड़ियों को जलाया, इसके अलावा खेत में भी आग लगा दी। और जब पैलेस्टीनियंस ने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने की कोशिश की तो इजरायली फोर्स ने उन पर रबर बुलेट फायर किए और आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा इजरायली पॉलिटिशियंस सहित इजरायली आर्मी ने कई बार अल अक्सा मस्जिद में भी घुसकर गोलीबारी की और वहां वर्शिप करने आए लोगों के ऊपर भी गोलियां चलाई। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अल अक्सा मस्जिद है वो मुस्लिमों के लिए 3rd सबसे होलीएस्ट प्लेस है और इजराइल सरकार मस्जिद को नष्ट करके उसके ऊपर ज्यूश टेम्पल बनाना चाहते हैं। इसलिए वो पिछले कई सालों से आए दिन अल अक्सा मस्जिद पर हमला करके उसे तोड़ते फोड़ते रहते हैं और इसी चीज का फायदा हमास जैसे संगठन ने उठाया। गाजा में वैसे भी लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं और बेरोजगार लोगों का ब्रेन वॉश बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बाकी उनको हथियार सप्लाई करने के लिए तो वैसे भी ईरान देश है और उसने इजराइल के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। और इस चीज का मेरी तरफ से भी खुले तौर पर विरोध है कि हमास ने मासूम लोगों की जान ली, चाहे वो महिलाएं हो या बच्चे। और जो भी हमास के इस हमले से खुश है मैं उनका भी विरोध करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इजराइल का भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गाजा और इजरायली मिलिट्री में कोई फर्क नहीं है। वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस दोनों ही वायलेंट हैं, दोनों के हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिकार मासूम लोगों का ही हुआ है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इजराइल ने ही हमास को बनाया है, हमास को फंड किया है। बात है उस वक्त की जब पैलेस्टाइन की पार्टी PLO का लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उनकी पार्टी के लोग इजराइल से हर दिन मांग कर रहे थे पैलेस्टीन को अलग स्टेट बनाने की। अब PLO की पार्टी का जो तरीका था वो शांतिपूर्ण था, हमास की तरह वायलेंट नहीं था। इसी वजह से पैलेस्टाइन के लोगों को हमारे भारत समेत पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलता और इजराइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पैलेस्टाइन अलग स्टेट बने, बल्कि हमेशा से उसका इरादा पैलेस्टाइन के पूरे एरिया को कब्जाना था और पैलेस्टीनियंस को वहां से अलग करना
करना था, लेकिन दुनिया के सभी देशों के दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और इजराइल ने शांति प्रिय पीएलओ को भी आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ था। और जब ये प्रोटेस्टर हद से ज्यादा बढ़ गए तब फिलिस्तीनियंस में आपस में ही फूट डलवाने के लिए मौलवी शेख अहमद यासीन को बढ़ावा दिया, जो उस वक्त इजिप्ट की संस्था मुस्लिम ब्रदरहुड के एक मेंबर थे और उनका भी फिलिस्तीनियंस लोगों में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, लेकिन इनका तरीका वायलेंट था और इन्हें इजराइल ने फंड किया पीएलओ पार्टी के सामने खड़ा करने के लिए और वहां के लोगों को दो दलों में बंटवाने के लिए। इसके बाद सन 1978 में यासीन ने मुजामा अल इस्लामिया की अपनी इस्लामिक एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया और इजराइल ने इसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता भी दे दी और उसी चैरिटी के पैसे की मदद से यासीन ने वहां मदरसे खोले जहां बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाने लगा और कई तरीके से इजराइल ने यासीन को पैसे फंड किए और यही एसोसिएशन आगे चलकर 1987 में हमास बन गया। और इजराइल का हमास को फंडिंग देने की जानकारी इजराइल के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर ने दी थी। इजाक सेगव ने न्यूयॉर्क टाइम के इंटरव्यू में बताया कि इजरायली गवर्नमेंट ने इस्लामिक मूवमेंट की फंडिंग में मदद की थी। उनका कहना था कि इजराइल सरकार ने मुझे एक बजट दिया और मिलिट्री गवर्नमेंट ने वो पैसा गाजा में मौजूद मस्जिदों को दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमास को दिया, क्योंकि पूरा गाजा हमास कंट्रोल करता है। इसके अलावा इजरायली ऑफिसर अनवर कोहेन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ये करीब 20 साल तक गाजा में धार्मिक मामलों के प्रभारी थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोहेन ने कहा था कि मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि हमास को इजराइल ने ही खड़ा किया है और इनकी बात 100% सच भी है, क्योंकि इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ के लोग शांति से प्रोटेस्ट करें। वो चाहेगा कि लोग वायलेंट हो ताकि ये अपने आप को विक्टिम दिखाकर दुनिया की सिंपैथी ले सके और बदले में वहाँ जमीनें हड़प सके। और इसी कारण इजराइल ने ही ऐसे आतंकवादी संगठन हमास को बनाया। बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।